दोनों देशों में दुश्मनी होती है, जहाँ पर वो एक दूसरे पर गोली लेकर खड़े रहेंगे। जब गोली चलती है, चाहे वो भारत की चले या पाकिस्तान की चले, खून इंसान का बहता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, कश्मीर मात्र एक ऐसी जगह थी 1947 में बंटवारे के वक्त जब खून का एक कतरा भी इस जम्मू कश्मीर में, लद्दाख समेत, बहा नहीं। और मैं वन वर्ड, एक शार में मैं कश्मीर समझाता हूँ पूरे विश्व को, अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर की चाहत क्या है? 370 की सच्चाई क्या है? और यहाँ की आवाम क्या चाहती है? इसे आज समझाने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट, जम्मू कश्मीर को समझने वाले लोग मौजूद हैं। पहले अशरफ वानी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, रिपोर्ट्स के जरिए लगातार आप लोग देख रहे होते हैं अशरफ सर को। अशरफ सर से समझेंगे। साथ में राशिद राइल सर हैं हमारे साथ, जम्मू कश्मीर की नब्ज़ को पहचानते हैं। खासकर कश्मीर वैली की बात करें तो इसके हर गली कूचे से ये वाकिफ़ हैं। इनसे समझेंगे कि कश्मीर की चाहत क्या है। लेकिन मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहाड़ पर शंकराचार्य मंदिर है, सामने जो ब्रिज है वो ज़ीरो ब्रिज है, यानी कि श्रीनगर में जब आप एंटर करते हैं तो ये श्रीनगर का पहला ब्रिज, और पीछे जो ये बहती हुई शानदार सी नदी देख रहे हैं तो ये झेलम है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। अशरफ सर, कश्मीर क्या है सर? दरअसल अगर कश्मीर कहें तो कश्मीर पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इसी तरह से कश्मीर को अपनी एक अपना ताज मानता है, जिस तरह से भारत मानता है। और इस कश्मीर के दो हिस्से हैं, एक जो जम्मू कश्मीर हम जहाँ भारत में है, देश का हिस्सा है, और कश्मीर का एक और हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और बदकिस्मती से एक और हिस्सा है जो चीन के कब्ज़े में है। तो अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर जो 1947 में बंटवारे से पहले, आज़ादी से पहले जो जम्मू कश्मीर था, उसके 3 हिस्से अब हो चुके हैं। एक हिस्सा जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारत के साथ है, एक छोटा सा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, और एक अक्सई चीन जिसको बोलते हैं वो चीन में है। तो पहचान इसकी कश्मीर से है। कश्मीर, आपने अभी बात की, मेरे पीछे जो दरिया है झेलम है। झेलम की खासियत ये है कि ये पूरे कश्मीर को जो है चीर के पाकिस्तान से होते हुए भी चलता है। पाकिस्तान में इसका नाम नीलम है। यही कुकरनाग से शुरू होता है और फिर कश्मीर, चाहे फिर उत्तरी कश्मीर हो, दक्षिणी कश्मीर हो, सब के बीच से जो है ये नदी गुज़रती है, ये दरिया गुज़रता है, और फिर पाकिस्तान जाके वहाँ के मुज़फ़्फ़राबाद और फिर आगे रावलपिंडी से होते हुए ये दरिया जो है सराबोर करता है उस पूरी आबादी को जो कश्मीर की इन दोनों देशों में है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के देश में भी जो पंजाब वहाँ का है, उसके लिए भी पानी का एक साधन यही है। तो ये जम्मू कश्मीर की है। लेकिन कश्मीर, मैंने आपको कश्मीर कहा कि अगर हम इतिहास जाएं तो जो पुराणों में लिखा हुआ है कि कश्यप ऋषि एक ऋषि थे। ये वादी जो हम देखते हैं जब आप जहाज़ में आए होंगे या जो लोग कश्मीर आते हैं, चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। ये कहा जा रहा है कि पानी का एक, किसी ज़माने में कितने हज़ार साल पहले पानी का एक झील था पूरा। तो फिर कश्यप ऋषि ने ही जो है इसमें जो है उस पहाड़ को कहीं से तोड़कर जो है वो पानी इस वादी से निकला, क्योंकि चारों ओर से पहाड़ हैं। तो उसने शायद जो है इस नदी की शक्ल की, कितना भी पानी कश्मीर का है इसी झेलम नदी में बहता है। तो ये कश्मीर है जी। राशिद सर, जम्मू कश्मीर की नब्ज़ से आप वाकिफ़ हैं। बात करें सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की, जो दिल्ली जम्मू कश्मीर को देखता है या जो पूरा देश देखता है जम्मू कश्मीर को, और जो वाकई में जम्मू कश्मीर है, वो कितना अलग है एक दूसरे से? इससे पहले हम इस सवाल पे बात करें, पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे अशरफ साहब ने कहा कि कश्मीर के बारे में, कश्मीर क्या है। कश्मीर के बारे में बड़े बड़े जो सूफिया है, जो शुआरा है, जो अदीब है, उन्होंने लिखा है। और मैं वन वर्ड, एक शार में मैं कश्मीर समझाता हूँ पूरे विश्व को, अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी इस धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है, अगर कहीं जन्नत है, तो यही है, यही है, यही है, ये कश्मीर है। और सूफियों, संतों, ऋषियों और मनियों का ये मिलन यहाँ पे है, और ये दुनिया के किसी कोने में ऐसा
भाईचारा या हमदर्दी आप नहीं देखेंगे। शायद इसीलिए इस जगह को जन्नत कहा गया। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो बिल्कुल मुल्क से मुख्तलिफ है। जो मुल्क के बाकी एरियाज़ हैं, जो मुल्क के बाकी स्टेट्स हैं, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ इसके बॉर्डर जो हैं पाकिस्तान से मिलते हैं, तो दूसरी तरफ इसके बॉर्डर जो है चाइना के साथ मिलते हैं। तो उस एतबार से जब हम देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट थी आज यूटी में तब्दील हो चुकी है, ये एक सेंसिटिव एरिया है पूरे मुल्क का। जैसे कि मुल्क के पॉलिटिशियन इसको अपना सर यानी कि ताज बोलते थे, और अगर वाकई उस नज़रिया से देखें तो अगर ये कश्मीर कहीं इसमें दर्द हो जाता है तो पूरा शरीर दर्द से झूम उठता है। तो इसी वजह से शायद कश्मीर के बारे में सब लोग जो आर पार लोग हैं इस कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं। पूरे मुल्क के सियासतदान कश्मीर को इसलिए ज़्यादा सीरियस लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सर में दर्द हो और पूरे मुल्क यानी पूरे शरीर में दर्द हो जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक अलग एरिया है और यहाँ सोच जो है वो बाकी स्टेटों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अशरफ सर, जिस तरीके से आपने कश्मीर को समझाया, कश्मीर के मसलों पर हम आएंगे, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कश्मीर जो है यहाँ की आवाम है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। पूरे हिंदुस्तान में इसका पोर्ट्रेयल ऐसा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा भारत विरोधी आवाज़ें निकलती हैं। एक्चुअल में यहाँ जब ज़मीन पर हम आते हैं तो कोई हेट दिखाई नहीं पड़ता है, कम से कम हम लोगों को। ईमानदारी की बात यह है। तो जो पोर्ट्रे कर दिया गया है जम्मू कश्मीर को, और ये कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है वो कितना मुख्तलिफ है एक दूसरे से। ऋषि, आपको महात्मा गांधी का एक कोट देखना होगा। जब 1947 में बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। सबसे ज़्यादा हिंसा पूरे देश में तब हुई थी, जो बार बार जिसका जिक्र होता है। लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ, और हर जगह पर दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, कश्मीर मात्र एक ऐसी जगह थी 1947 में बंटवारे के वक्त जब खून का एक कतरा भी इस जम्मू कश्मीर में, लद्दाख समेत, बहा नहीं। फिर उसके बाद आप दूसरा स्टेप आइए, 92 जब बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हुआ था, पूरे देश में दंगे हुए, पूरे देश में हिंदू मुसलमान हुआ। कश्मीर में कोई भी दंगा नहीं हुआ। उसके बाद 90s में आइए, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। आप कश्मीर घूमे पिछले एक हफ्ते से, आप कई जगहों पर कश्मीर में इस वक्त भी जाएंगे जहाँ पर कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई थे वो गाँव छोड़ के चले गए, लेकिन उनका मंदिर अभी भी सुरक्षित है, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। श्रीनगर शहर में आप इस झेलम की नदी को चलिए, आप देखिए उनकी जो पूजा स्थल हिंदुओं के हैं वो अभी भी उसी स्थिति में है। भले ही वहाँ कोई रहता हो, किसी में सिक्योरिटी फोर्स है जगह के कारण, कहीं पर कोई एक पंडित या दो पंडित रहते हैं जो मस्जिद को, इसको मंदिर को देख रेख करते हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ बाहर से पुजारी आए हैं और वहाँ पर अपनी उन्होंने जो है पूजा पाठ शुरू कर दी। गुलमर्ग में आप जाएंगे, वहाँ पर एक मंदिर है जिसमें वो सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग हुई थी, अगर आपने फिल्म देखी होगी। तो आप कभी गुलमर्ग जाइए और उस मंदिर की देख रेख एक मुस्लिम करता है, वही पूजा वहाँ करवाता है, और वही जो है उसकी देख रेख है उस मंदिर की। गुलमर्ग जैसी जगह जो कि वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है वहाँ पर। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ कश्मीर ने हमेशा दिखाया, और शायद यही कारण है कि कश्मीरियत की बात वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी जी से लेकर राहुल गांधी तक कश्मीरियत की बात करते हैं। कश्मीरियत ये है एक ऐसा, जैसे राहिल साहब भी आपको कह रहे थे कि एक ऐसा एक नमूना है जो दुनिया भर के लिए मिसाल बना कि यहाँ पर इस तरह की रंजिश, कोई जात पात, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई इस तरह की कोई ये चीज़ नहीं है। लेकिन एक देश में जो माहौल बना, जहाँ पर एक मुसलमान को एक शक की निगाह से देखने लगा, उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, वो तो बड़ी बहस है। लेकिन उसी के दायरे में फिर कहीं ना कहीं कश्मीरी मुसलमानों को भी लाया गया कि शायद ये मुस्लिम है और ये हमसे नफ़रत करते हैं या देश उनसे नफ़रत करने लगा। उसकी मिसालें आपको जगह जगह पर मिली, जब यहाँ के छात्रों को कॉलेजों में उनके साथ बवाल हुए, उनके साथ ये बातें हुई। तो ये चीज़ें जो हैं ये कश्मीर को अलग करती हैं, और शायद जो देश में एक माहौल बना है मुसलमानों को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसी चश्मे से हैं कुछ लोग
कश्मीर के लोगों को भी देखते हैं। और यही कारण है कि यहाँ जो है जब भी कश्मीर की बात आती है तो मुसलमान जहन में आ जाता है कुछ लोगों को, तो शायद वही होगा वाली होगा। लेकिन जो कश्मीर एक बार आता है वो यहाँ की ज़मीनी हालात समझता है और उसको समझ आ जाता है हाँ कश्मीर कुछ अलग है और देश के बाकी हिस्से जो हैं वो कुछ अलग हैं। राशिद सर, पीछे शंकराचार्य का ऋषि कश्यप का मंदिर है और श्रीनगर, कैसे इस रिश्ते को देखते हैं जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है? देखिए, जब हम कश्मीर की हिस्ट्री देखते हैं तो 500 साल इसकी अपनी एक तहरीक है। और आप जो ये मंदिर की बात कर रहे हैं, पहला शिव मंदिर यहाँ जिसको 200 साल हुए हैं, और इतनी मिलिटेंसी के बावजूद 30 साल यहाँ मिलिटेंसी चली, लेकिन फिर भी ये अपनी जगह है। और जो कश्मीरी पंडित यहाँ है वो आज भी वहाँ जाते हैं। जब उनका त्यौहार महाशिव यात्रा होता है तो बाज़ाब्ता वहाँ पूजा होती है। और अमरनाथ यात्रा जब चलती है वो लोग भी तकरीबन मैक्सिमम लोग यात्रा करके वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो हम यही समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर आप कहीं देखेंगे तो वो कश्मीर में है। ये कश्मीर ही है जिसने 1947 में, जैसे अशरफ साहब ने कहा कि पार्टीशन होने के वक्त पूरे मुल्क में आर पार दंगे हुए और लाखों लोग मारे गए, खून बहा। और यही वजह गालिबन है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जो ऋषियों और मुनियों की सरजमीन मानी जाती है, जहां एक भी खून का कतरा नहीं गिरा। और शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है। आज के जो सियासतदान हैं अगर उस नज़रिया से वो देखें तो मैं समझता हूँ कश्मीर वाकई वही कश्मीर है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ चुका है। हाँ, वक्ती तौर जब हम तवारीख का मुताला करते हैं तो मुग़लों से लेकर पठानों तक और पठानों से लेकर सिख तक जितने भी रूलर्स आए हैं या बाहर से इन्वेडर्स आए हैं तो उन्होंने कहीं कहीं तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की, लेकिन जो कश्मीर का ऑरिजिन है वो ऑरिजिन कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इस वक्त हमारे हुक्मरान आगे हैं, शायद वो कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी, शायद वो कश्मीर की सही सूरत हाल समझ नहीं पाते हैं या उनके सामने सही रिपोर्ट्स नहीं पहुंचते हैं। उन्हें चाहिए कि वो यहाँ के आम लोगों के साथ बात करें, ऐसे एडवाइज़र्स न रखें जो उनको गलत एडवाइस देते हैं सिर्फ अपने मकासद के लिए। अगर वाकई वो इस वक्त उनकी पार्टी जो है, जो हम बीजेपी की सरकार की बात करेंगे, मेजॉरिटी में है, उन्होंने चाहा तो दफ़ा 370 का खात्मा किया, जबकि कांग्रेस ने उसका खात्मा बहुत पहले किया था। अब उसमें कुछ नहीं रहा था, बल्कि वक्त वक्त पर जो तब्दीलियाँ हुई, चाहे प्राइम मिनिस्टर था यहाँ, चाहे सदर रियासत था यहाँ, चाहे और भी कुछ कवानीन थे, वो सारे कवानीन तब्दील किए गए थे। अब मुझे नहीं लगता है कि दफ़ा 370 कोई मायने रखता था। तो बहरहाल इसको अगर हटाया गया ये कहकर कि यहाँ अब मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तामीर तरक्की हो जाएगी, बेरोज़गारी का खात्मा हो जाएगा, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन अभी तक ऐसा ज़मीनी सूरत हाल पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि यहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बंद होने के कगार पे हैं, जहाँ मुलाजिम लोग हैं वो अब मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो फ्रूट इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है। और फ्रूट इंडस्ट्री का जब हम देखते हैं पिछले कई सालों से, चाहे मौसमी हालात हम देखें, चाहे कोई और डिज़ास्टर देखें, तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वाकई अगर इस ताज को सही रखना है, अगर इस सर को मजबूत और पावरफुल रखना है, उसको तरक्की करनी है आगे बाकी मुल्कों के साथ जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, तो उन्हें इस सर को सही सिमत में रखना चाहिए और इस सर की देखभाल सही तरीके से करना चाहिए और इस सर को सही ढंग से सजाना चाहिए ताकि पूरे हिंदुस्तान की इमेज पूरे दुनिया में अच्छी हो जाए। अशरफ सर, मसलों की बात करते हैं। यहाँ मतलब मेरा जो तजुर्बा रहा वो ये रहा कि रोज़गार को लेकर लोग परेशान हैं, कारोबार को लेकर लोग परेशान हैं। और ये क्या मसला है जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है? लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमारा कारोबार बंद कराया जा रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं। क्या है ये, असल में मसला क्या है? इसका जवाब आपको एक ही बात में राहिल साहब ने दे दिया अभी, क्योंकि बदकिस्मती ये रही है कि जो सरकार की तरफ से जो इनपुट्स लिए जाते हैं वो सही लोगों से नहीं लिए जाते हैं। कोई दिल्ली में कोई ब्यूरोक्रेट होगा या किसी देश के किसी का ब्यूरोक्रेट होगा, उसको कहा जाएगा कि आप जाके कश्मीर में वहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताओ, क्या हमें करना चाहिए, और उसके कहने पर
वो बातें की जाए तो कहीं ना कहीं वो ज़मीनी चीज़ को न तो टच करती हैं, या अगर टच भी करती होगी तो एक स्मॉल से पॉकेट को ट्रस्ट करना पड़ेगा, सरकारों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से 2 साल पहले एक बात कही थी, हमें कश्मीर के दिल जीतने हैं। तो दिल जीतने का तरीका ये है कि जो जब से अनुच्छेद 370 हटा है, कोई सरकार यहाँ नहीं है, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो हमारे यहाँ पर कुछ सरपंच और पंच जो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, अगर उनके आप वोटों की काउंट देखेंगे, कोई 4 वोट से जीता है, कोई 5 वोट से जीता है, कहीं पर 5000 वोट थे। मैं पंचायत इलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो 10 वोट पड़े हैं। श्रीनगर शहर में जब मेयर के चुनाव हो रहे थे तो जो हमारे मेयर साहब हैं वहाँ शायद 22 या 23 वोट पड़े थे। अब मान लीजिए 23 वोट पे आप मेयर चूज़ करते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अलग अलग ये हैं उनको हाशिए पे डालते हैं, उनकी बात को मानते नहीं हैं, तो जाहिर है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आज की नहीं है। जो जम्मू कश्मीर के मैं 2 खास तौर से ओपनली आपसे बात करूंगा, 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ की, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस। 1948 से आज तक इन्होंने ही राज किया जम्मू कश्मीर में। बीजेपी मात्र, कल भी मैं अपने आज तक में ये बता रहा था कि बीजेपी पहली बार सत्ता की भागीदार बनी जम्मू कश्मीर में, वो भी 2014 में जब महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने गठबंधन किया और उसकी टर्म्स और कंडीशंस पे सरकार चलाने को सहमत हुए। तो उसके बाद अब आप कहेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर में, इनका कोई रोल नहीं है, इनकी कोई ज़मीन नहीं है, वो गलत बात है। उनके समर्थक अपने अपने हैं, चाहे फिर कांग्रेस हो, चाहे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। सबसे पुरानी पार्टी जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जब पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर तो वहाँ पर जो है तीनों क्षेत्रों से उनकी सीटें आती थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेता अभी तक अगर कोई निकला है 70 साल में आज़ादी से अब तक, वो वही थे। और तब जाहिर है कि वो आइसोलेशन जो है कहीं ना कहीं खल रही है जम्मू कश्मीर के पूरे हालात में। और जो आप विकास के कार्य की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, विकास के कार्य तब होते हैं जब कहीं पर अमन होगा, क्योंकि हमने देखा मुश्किल से 2004 में कुछ कश्मीरी पंडित सरकारी नौकरियां दे देकर यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन अब 370 हटने के बाद नौबत ये पहुँच गई, टारगेटेड किलिंग्स के बाद वो भी यहाँ से चले गए। वो कहते हैं हम यहाँ नहीं आएंगे। तो आप वो माहौल कैसे बनाएंगे जहाँ पर बिना खौफ, बिना डर कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे फिर वो बिज़नेस करने के लिए आए, चाहे फिर वो टूरिज़्म के लिए आए, और वही यहाँ की इंडस्ट्री है। यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर, टूरिज़्म है। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिया गया था, जो राहिल साहब ने आपको कहा था, अभी तक उसकी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पीरियड होता है, 2019 से 2023 तक, चौथा साल अब चल रहा है, और इन 4 सालों के भीतर सबसे ज़्यादा क्रश जो है जम्मू कश्मीर की आवाम हुई है। यहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है, यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसका मार्केट वैल्यू सही नहीं आया है जो मंडियों में। तो कहीं ना कहीं जो है अब एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है आबादी का बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, और यही कारण है कि लोगों में आपने वो नाराज़गी जो आप कह रहे हैं वो देखी गई। जहाँ तक आपने ज़मीन की बात की है कि आप कोई किसी घर पे रहता है, किसी ज़मीन पे, आप उसको पता नहीं है कैसे उसने हासिल किया, क्या है। आप एक दिन सुबह आप जाते हैं, उसको बोलते हैं नहीं ये ज़मीन आप उसका तोड़ रहे हैं, तो जाहिर है वो नाराज़गी तो होगी। और जो 370 में एक ही कॉन्स्टिट्यूंट बचा था, 2 ही कॉन्स्टिट्यूंट बचे थे। एक तो बचा था कि आप यहाँ पर ज़मीन जो है वो कोई ख़रीद नहीं सकता था, तो लोग इतने नहीं थे क्योंकि लिमिटेड लैंड है। ये पहाड़ी एक राज्य है, यहाँ पर तो आप वो खुली ज़मीन है, बढ़ नहीं सकती ज़मीन। आबादी बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, सड़कें बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, तो वो सुकड़ती जा रही है वो लैंड। तो उस लैंड पर भी आप कहेंगे कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ नहीं रह सकते हैं, आपको ये ज़मीन नहीं मिलेगी, ये सरकारी ज़मीन है, ये पूरा तो सरकार ही का ही है। तो उस तरीके से वही चीज़ है जो एग्रेसिव एक तरह से अप्रोच चाहे सेपरेटिस्ट्स के खिलाफ रहा हो, करंट रजीम का या गवर्नमेंट का, हम कहें भारतीय जनता पार्टी का, गवर्नमेंट का, वो एग्रेसिव तरीके से उससे कहीं ना कहीं जो है पहले पॉलिटिशियंस के खिलाफ वो हुआ, फिर उसके बाद पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ हुआ, सेपरेटिस्ट्स के खिलाफ हुआ, सेपरेटिस्ट लीडर्स के खिलाफ हुआ, अब आम लोगों के खिलाफ हुआ। उससे कहीं ना कहीं लोगों में जो है नाराज़गी बढ़ रही है। बिल्कुल। राशिद साहब, ये बताइए, जम्मू कश्मीर को लेकर ये पोर्ट्रे किया जाता है कि देखो बहुत ख़तरनाक इलाका है, कहीं से भी हमला हो सकता है, मिलिटेंसी की लगातार बात हो रही होती है कि देखिए है, लेकिन कितना है कितना नहीं है ये तो ग्राउंड पर ही पता चलता है। और एक तो ये बात हो गई
कि असुरक्षा का भाव बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया गया कि कहीं से भी हमला हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर हम एक पूरे जम्मू कश्मीर को एक करने की बात करते हैं, आवाम को एक करने की बात करते हैं, पंडितों की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कैसे पंडितों की वापसी कराई जा सकती है, क्योंकि ये लगातार मुद्दा रहा है, और कैसे जो है फिर वो एक समान ब्रिज बनेगी सरकार दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में? देखिए, जो आपने सवाल किया ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसको समझने के लिए हमें फिर वही कश्मीर, पहले जो कश्मीर हम बात करते हैं या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उसको समझना चाहिए कि कश्मीर एक ऐसा इलाका रहा है जहां हमेशा अमन रहा है। जब यहाँ इन्वेडर्स आए, उन्होंने हमला किया 1947 पे, जिनको हम कबाली कहते थे, तो यहाँ कश्मीर के लोग निकले शेख उबला की क़यादत में, जिन्होंने ये नारा दिया, हमला आवर ख़बरदार, हम कश्मीरी है तैयार। यही वजह है कि पूरे दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में जब कोई कश्मीरी जाता था तो उसको बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ वहाँ रखा जाता था, इज़्ज़त दी जाती थी। जैसे अशरफ साहब ने कहा कि आज वो सूरत हाल नहीं है, आज हर कश्मीरी डरता है। उसका कारण ये है कि जब 1996 में यहाँ इलेक्शन हुए, इलेक्शंस में धांधलियाँ हुई, उसका 87 में जब इलेक्शन हुए, फिर उन इलेक्शंस का जो आउटकम रहा, जो धांधली हुई, तो कुछ लोग नाराज़ थे। वो नाराज़ लोग, उन्होंने बंदूक उठाई अपने मुतालबात पूरे करने के लिए। फिर उसने एक और बड़ी शक्ल इख्तियार की, वो तबाही हर एक कश्मीरी के लिए, और उसने ये हर एक के लिए शक पैदा किया। जैसे मैंने एक शायर लिखा है, कोई किसी पे नहीं करता एतबार इस शहर में, है मर्द जन नफ़रत में गिरफ्तार इस शहर में, लाशों के ढेर हर सो कौन किसको ढूंढे, खुशी से झूम रहे हैं सौदागार इस शहर में। न मुजाहिद हूँ न वाइज, नहीं हूँ मैं मुल्ला, राहिल दिले नादा है बेकरार इस शहर में। यहाँ कश्मीरी जो है वो वाकई एक दर्द दिल रखने वाला इंसान है, लेकिन सिर्फ ये ज़रूरत है कि उसको प्यार से अपनाने की ज़रूरत है। अगर उसको कोई हैंकी पैंकी दिखाए, पावर के ज़रिए उसको दिखाए कि मैं ताकतवर हूँ, मेरे ख्याल से वो कश्मीरी को कभी गिरफ्त में नहीं आ सकता है, ये नामुमकिन है। और मुझे लगता है आज वक्त, जैसे कि 4 साल गुजर गए, और 4 साल के बाद आप देखिए कल राहुल गांधी जी की यहाँ यात्रा आई, और बानिहाल से यहाँ तक हज़ारों के तादाद, शायद आपको पता होगा कितने लोग थे, और कोई ख़तरा आपको नज़र आ गया? मैं आप ही से सवाल करूँगा, क्या आपको कोई ख़तरा बानिहाल से यहाँ तक कोई आ गया? आतंकवादियों के राडर पर अगर हम देखें, उसके सामने वो हर कोई है जो देशवासी है, लेकिन देश का झंडा हर एक के हाथ में था, कांग्रेस का झंडा हर एक के हाथ में था, और लाल चौक में बरसती बारिश और बरसती बर्फ़ में लोग निकले और उन्होंने ये कहा कि हम प्यार से लोगों को अपनाना चाहते हैं और प्यार से हम कश्मीर को जीतना चाहते हैं। जब तक हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन, जब तक हिंदुस्तान के लोग कश्मीरी लोगों के साथ उस प्यार से पेश नहीं आएंगे, तब तक कश्मीर को जीतना नामुमकिन है। हाँ, वक्ती तौर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी के अंदर जो वो बग़ुज़ और नफ़रत रहेगी, वो एक न एक दिन सारे हिंदुस्तान को, सारे मुल्क को डुबो देगी, उसकी वो आह। मुझे लगता है हमें चाहिए, अब वक्त आ गया है, बहुत गई और थोड़ी रही, अब हमें आना चाहिए इस बात पे, जो नाराज़ लोग हैं उन नाराज़ लोगों के साथ भी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लोग हैं, वो दुश्मन नहीं है। ये हमारा मानना है। अशरफ सर, ये बताइए, अलगाववाद को लेकर एक पोर्ट्रेयल रहा हमेशा से कि पुरानी सरकारें जो हैं वो बहुत उनको मानती रहीं, उनको तमाम फैसिलिटेशन करती रहीं, और ये जो मौजूदा सरकार है उसने अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद कर दिया, उसने ये सब कुछ कर दिया। कितना जो बात वहाँ से बताया जाता है और एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा होता है, अलगाववादियों से को लेकर क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या समझ है इसको लेकर आप लोगों की? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, हकीकत से कम। अलगाव, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो भी आपको राहिल साहब कह रहे थे, नाराज़ लोग, या हम अलगाववादी कहें या हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहें, अभी तक बीजेपी सरकारों से, पहले से भी सरकारों ने माना दे आर द स्टेक होल्डर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। भले ही 10%, 5%, 15%, 20% वो सेंटिमेंट जम्मू कश्मीर में रहा है। और देश के गृह मंत्री जब पी चिदम्बरम थे, उन्होंने कहा था यहाँ पर बतौर गृह मंत्री, कहा था कि ये तो दिल्ली अफेयर है, पाकिस्तानी झंडा जामिया मस्जिद में चढ़ता है, ये तो हर फ्राइडे को होता है, और इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेंटिमेंट विद द पीपल। जो हम नाराज़ तबके की बात करते हैं, क्योंकि आप ताकत के ज़रिए किसी को देश समर्थक या
देशभक्त नहीं बना सकते हो। प्यार से बना सकते हो आप देशभक्त। जब आप वो प्यार नहीं लगा प्यार से वो दिल नहीं जीते हो, उस इंसान को नहीं जीते हो, तो जाहिर है कि वो, वरना 1947 में जब पाकिस्तानी रेडर्स आए तो कश्मीरी उनको वेलकम करने चाहिए थे। मुसलमान आ गए, हमारे पर मुसलमान राज होगा। उन्होंने तो उनके खिलाफ तो हथियार क्यों उठाए? उनको लगा, उस वक्त शेख अब्दुल्ला को लगा, कश्मीरियों को लगा कि इंडिया इज़ बेटर ऑप्शन, वी आर सेफ विद डैट इंडिया, जो फारूक अब्दुल्ला बार बार बात करता है, जो महबूबा मुफ्ती बात करता है, गांधी का इंडिया, सेकुलर इंडिया, जहाँ हर एक को खुली आज़ादी है, पाकिस्तान की तरह पाबंदी नहीं है। तो बीइंग मतलब एक मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद भी आप इस बात पर आप थोड़ा गौर कर लीजिए, क्यों कश्मीर के लोगों ने तब चाहा कि नहीं नहीं हम इंडिया के साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं, वरना तो ऑप्शन तो खुला था। थोड़ी सी मदद करते कश्मीर के लोग, या तब की सरकार तो पाकिस्तान के साथ भी विलय हो सकता है क्योंकि रेडर्स को मदद करना था, लेकिन उनका मदद नहीं किया। तो जाहिर है वो चीज़ भी देखनी होगी। लेकिन वो जो बॉन्डिंग हुई थी वो आर्टिकल 370 पे हुई थी देश के साथ, और आर्टिकल 370 को सामने लाना वाला कोई मुस्लिम शासक नहीं था। वो डोगरा जो यहाँ पर राजा थे, हरी सिंह, वो थे। उन्होंने कहा ये होना चाहिए, और उसके कंपल्शंस क्या थे वो यही थे। और उसके बाद सब पर तब की सरकार जो है, नेहरू की सरकार एग्री भी हो गई। तब के जो गृह मंत्री थे, गृह मंत्री थे पटेल, सरदार पटेल भी उस पर एग्री हुए। और उसके बाद जो है कांग्रेस ने केंद्र में शासन रहते हुए उसको धीरे धीरे अपने तरीके से उस आर्टिकल को रखा। मतलब वरना 370 में तो बहुत कुछ फ्रीडम था जम्मू कश्मीर में। यहाँ का अपना प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ का अपना प्रेसिडेंट था, यहाँ के अपना सुप्रीम कोर्ट का कोई यहाँ पर लागू नहीं होता था, रूलिंग नहीं होती थी। उसको धीरे धीरे ख़त्म करते थे। अब दो चीज़ों पे रखा गया था 370, जो 371 भी कहलाते हैं, लैंड राइट्स और आपके एम्प्लॉयमेंट राइट्स। स्टेट के लोगों को स्टेट के एम्प्लॉय मिलेगी, स्टेट के लोगों को स्टेट की लैंड के राइट्स मिलेंगे। वही उतना 370 में रहा था, और वही 371 में भी है। हाँ, 35A में 35A में वो जो उस 35A को जितनी हवा दी गई, मतलब वो यही था। वो तभी महाराजा ने ही सोचा था, हरी सिंह ने ही, कि अगर यहाँ की महिलाएं, क्योंकि कश्मीर हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक लैंग्वेज है, यूनिक जीन है देश के बाकी राज्यों की तरह से। जिस तरह से उत्तर अपने मतलब नॉर्थ ईस्ट में है, जिस तरह से वो पहचान को किसी तरह से मिक्स ना हो, क्योंकि किसी यहाँ की लड़की तक फ्रीडम है। कोई बालिग होता है, उसकी शादी बाहर हो, वो अमेरिका में शादी करे, वो इंडिया में शादी करे, वो पंजाब में शादी करे, तो उसमें कोई बंदिश तो नहीं है। लेकिन उस लड़की को इसलिए उस राइट से, ताकि वो दूसरी कोई सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर ना लाए, लैंड के राइट्स लेके आ। तो उनको आफ्टर मैरिज जो था 35A में, वो था कि आफ्टर मैरिज शी विल नॉट गेट द लैंड राइट्स, क्योंकि नेचुरली कोई भी महिला की शादी होती है तो वो फिर उस घर का हिस्सा बनती है जहाँ पर उसकी शादी होती है, जहाँ पर उसका परिवार होता है। तो वो चीज़ थी। तो ये चीज़ें जो है, ये लग रहा है कि ये मसला जो है, यही कारण है कि कश्मीर में जो पिछले आप कह रहे थे कि जो नाराज़गी है, वो भी एक कारण है। राहिल साहब, ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो किस नेता को बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देखती है? क्या जम्मू कश्मीर का सही प्रतिनिधित्व महबूबा मुफ्ती के हाथों हो सकता है, अब्दुल्ला के हाथों हो सकता है, या कांग्रेस जैसी पार्टी, या फिर बीजेपी? मतलब आवाम के पास जो ऑप्शन है वो आपको लगता है लिमिटेड है, या इन्हीं में से कोई एक नेता है जो वाकई में सच्चा जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर सकता है? इस सवाल का सीधा जवाब है, जब हम जो बातें अभी तक हमने की, कश्मीरी प्यार का भूखा है। आप उन्हें कुछ दे न दे, लेकिन प्यार दे, इज़्ज़त दे, विकार दे। जो भी तंजीम, वो बीजेपी हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो पीडीपी हो, या और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो उनको प्यार मोहब्बत से, इज़्ज़त एहतराम से बात करेंगे, उनको इज़्ज़त व एहतराम देगा, नेचुरली वही कामयाबी हासिल करेगी और वही पार्टी आगे चलेगी, चाहे वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, जो उनकी इज़्ज़त, उनकी एहतराम, उनके भाईचारे, उनके डर खौफ को तस्लीम नहीं करेगी, बल्कि उन्हें इज़्ज़त से आगे बढ़ने की इजाज़त देगी। उसी पार्टी को ज़्यादा यहाँ लोग पसंद करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल अशरफ सर, राहिल सर से भी ये सवाल लूँगा मैं। बार बार ये जो बात कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत है, वाकई में आपको लगता है कि पाकिस्तान जिस हालात में है इस वक्त, उससे बात करने के लायक है वो, या सॉल्यूशन क्या है वाकई में शांति का? पाकिस्तान को डिस्कनेक्ट करके भी काम हो सकता है, या उससे हमको डायलॉग करना पड़ेगा? डिस्कनेक्ट करके बात नहीं बनेगी। डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपके जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो है पाकिस्तान में है, जिसको आप क्लेम करते हैं, जिसके लिए आपने विधानसभा में सीटें रखी हैं। तो अगर आप
पाकिस्तान को आइसोलेट करते हो तो इसका मतलब है आप साफ कहते हो कि जो पाकिस्तान के पास है वो उन्हीं का है, वो आप ये मानते हो, ये एज़ पर ये मानते हो, क्योंकि बातचीत से जो है बात बनती है, शरारत से, क्योंकि जंगें तो दोनों देशों के बीच में 3 हो गई, कुछ निकला नहीं, पाकिस्तान और पीछे चला गया। चलो देश हमारा बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, तो उसने अफोर्ड कर पाया, उसने शिकस्त दे दी, लेकिन सुधरा नहीं, क्योंकि वो जिस अंदाज से हम कहते हैं ये पीओके जो है वो हमारा हिस्सा है, उसी तरह पाकिस्तान के शासक और वहाँ के नेता कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर वहाँ है वो हमारा है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अगर इस मामले को देखें, जब जंग से नहीं सुलझा, बातचीत से उससे नहीं सुलझा है, तो बातचीत के बगैर कोई है ही नहीं। और दूसरी बात जो है जम्मू कश्मीर में, आपको मैं ग्राउंड रियलिटी ये बोलूँगा, जब दोस्ताना माहौल पाकिस्तान के साथ भारत का होता है, जो इनिशिएटिव वाजपेयी ने लिया था, जो इनिशिएटिव मनमोहन सिंह ने लिया था बस सर्विस मुजफ्फराबाद और इसके बीच शुरू करके, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। लोगों को लगता है कि अब कोई दुश्मनी दो देशों में नहीं है, बॉर्डर पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों देशों में दुश्मनी होती है जहाँ पर वो एक दूसरे पर गोली लेकर खड़े रहेंगे, जब गोली चलती है, चाहे वो भारत की चले या पाकिस्तान की चले, खून इंसान का बहता है, भले वो फौजी हो या बॉर्डर पर रहने वाला कोई निवासी। तो कहीं ना कहीं जो है फारूक अब्दुल्ला ने जिस अंदाज से कहा था 2-4 दिन पहले, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ भी नेता हैं और तजुर्बेकार भी हैं, जम्मू कश्मीर में शासन भी काफ़ी बार किया है, 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे, तो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के बगैर जम्मू कश्मीर में अमन शांति लाना काफ़ी मुश्किल लगता है। राहिल साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान के साथ बात करने का जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक कई मरतबा पाकिस्तान के साथ बात की। आप शिमला एग्रीमेंट लीजिए, आप ताशकंद एग्रीमेंट लीजिए, आप लाहौर डिक्लेरेशन लीजिए, आप आगरा समिट लीजिए, ये सारी डिक्लेरेशन या ये मुआहदे सारे पाकिस्तान के साथ हुए। क्यों? एक हमसाया, जैसे वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदला जा सकते हैं लेकिन हमसाया नहीं बदला जा सकते। आपको अपने हमसाया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं, तो ये तब जब होंगे जब आप उनके साथ बात करेंगे। अगर आप उनके साथ बात नहीं करेंगे तो मिलिटेंसी चलती रहेगी, आप उनके साथ बात नहीं करेंगे तो तिजारत बंद होता ही रहेगा, आप उनके साथ बात नहीं करेंगे तो टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा कि वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते। तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको उन लोगों के साथ दोस्ताना माहौल कायम करना चाहिए, क्योंकि आपका हमसाया अगर सही आपके लिए सोचेगा तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे और आप तरक्की करते रहेंगे। अगर आपका हमसाया आपका दुश्मन रहेगा, आप कभी कामयाब नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। तो एक ईमानदार आवाज़ हमने सुनाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के लोग वाकई में क्या सोचते हैं, पत्रकार जो लगातार रोज़ ग्राउंड पर रहते हैं, इसलिए इनसे हमने बातचीत की और इनसे समझने की कोशिश की कि वाकई में जम्मू कश्मीर की मांग क्या है। दिल्ली में जो तस्वीर दिखाई जाती है और जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर है वो कितनी एक दूसरे से अलग है, और जो सोच है वो कितना अलग है, चाहत जो है वो क्या है, और 370 की सच्चाई क्या है। तो अशरफ सर और राशिद सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हम कहेंगे, और हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं ऋषिराज, श्रीनगर।